हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10th में मैथ अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड प्रश्न कर लिया था। आज हमारे पास द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 2 का तीसरा सवाल हमारे पास है। एक्सरसाइज 4.2 है, सॉरी 3 नहीं है, 4.2 है। इसका तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है। बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर आते हैं। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। ये तो अभी तक जैसे आप लोगों ने गुणनखंड विधि से मूल निकाला था तो वही वाला क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं चुनो कि जिनको जोड़ो तो कितना आ जाए 27 आए और उनका गुणा कराओ तो 182 आए। लेकिन यहाँ पर हमको कोई द्विघात समीकरण नहीं दिया गया है, तो मतलब हमें कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण पहले बनाना होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बात को मैं समझाना चाहूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा दो संख्याएं हैं a प्लस b इक्वल टू कितना है 27 है, मैंने ये मान लिया। अब मुझे अगर a के बारे में पता करना है तो मुझे b को इधर भेजना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा 27 माइनस b लिखूंगा, तो मुझे a का मान पता हो जाएगा। लेकिन ये हो सकता आपको थोड़ा सा समझ में ना आए। मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक कोई नंबर अज्यूम कर लेता हूँ, मैं एक कोई नंबर मान लेता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि चलो कि a कितना दिया है 10, ठीक है, और b को मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना होगा 27। अब यहाँ से b का मान मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा 27 में से 10 को घटा दूंगा। तो कहने का मतलब ये है सीधा सा कि अगर एक संख्या आपको पता हो तो दूसरी संख्या निकालने के लिए जो आपको योग दिया गया है उसी में पहली संख्या को माइनस कर दो। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। कभी भी ऐसे सवाल आए कि जिनका योग 27 हो, गुणनफल वाले सवाल जब भी आपके आते हैं तो पहली संख्या मान लीजिए आपकी x हो जाएगी, तो दूसरी क्या होगी 27 माइनस x होगी। मतलब जो योग दिया है उसी से उसको घटा देना है तो आपका दूसरा संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत आसान बात है, बहुत कठिन नहीं है कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो एक संख्या आपकी x हो जाएगी तो दूसरी बेटा क्या हो जाएगी, उसी से आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है और दूसरी संख्या निकल आएगी। चलिए देखते हैं, हम आपको सवाल को बताते हैं किस तरीके से करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको हमने कहा था जो आपको हल में निकालना होता वही लिखेंगे, तो आप लिखेंगे माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा क्या है बेटा 27 माइनस x है। तो हमने मान लिया कि वो दो संख्याएं कितनी हैं, एक तो x है, दूसरी बेटा क्या है 27 माइनस x हो जाएगी। क्यों, अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका 27 ही आने वाला, तो ये आपका x लिखा हुआ और ये 27 माइनस x दोनों को जोड़ेंगे कट जाएगा तो आपका 27 ही आ जाएगा। तो एक संख्या आपकी बेटा क्या होगी x होगी, तो दूसरी क्या होगी 27 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए इतनी बात हमने मान लिया कि जिनका योग 27 यहाँ से इंटू मिलेगा और गुणनफल 142 है। तो अब हम यहाँ अकॉर्डिंग टू चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो वो है 182। कितना बेटा 182। अब वो संख्याएं हैं कौन सी, आपकी x है और दूसरी है 27 माइनस x बराबर 182। अब इससे इसका गुणा करा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 27x और माइनस का ये बेटा आपका हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में कितना है 182। अभी ये x स्क्वायर माइनस में, तो इसको इधर सारे नंबर को इधर भेज दो तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको जब भेजेंगे तो x स्क्वायर इधर प्लस में हो जाएगा और ये माइनस का 27x हो जाएगा। ये पहले ऑलरेडी इधर पहले से दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 182 और बराबर 0। तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण यहाँ पर हमें बनता हुआ दिख रहा है। जैसे द्विघात समीकरण बनेगा तो हमने आपको करने का तरीका बताया था कि आपको एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से। आगे यहाँ पर कोई नंबर 1 दिया है तो इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो गुणा कराओ तो कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए, वो भी प्लस का, और जोड़ो या घटाओ तो माइनस का कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। आप जोड़िए या फिर बेटा आप घटाइए, तो माइनस का कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर सोच लीजिए। तो ऐसे दो नंबर अगर हम ज्ञात करना चाहें तो इनके हम सबसे पहले 182 के फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर करके देखिए, 2 9 18, 2 1 2।
अब यहाँ पर ये किससे कटने वाला है? आई थिंक 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं 7 से काट के देखते हैं। 7 एकन्नम 7, 2 बचा 21 हुआ, 7 त्रिक 21। और यहाँ पर देखिए 13 एकन्नम 13, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो 13 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। अब इनको 2 ग्रुप में बांट दीजिए आप। देखो 7 दूनी 14 और ये 13, तो 14 और 13, तो 14 और 13 को जोड़ेंगे तो यानी वो 2 नंबर कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा 14 और दूसरा बेटा हो जाएगा 13। तो 14 और 13 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब हम करते क्या है, इस x के साथ इनको लिखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, पहले से x स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर अभी एक और काम आपको करना है कि इनके साइन भी हमें लिखने होंगे। यहाँ पर प्लस चाहिए, मतलब दोनों का साइन सेम है, लेकिन यहाँ पर माइनस, तो इसका मतलब दोनों ही क्या होंगे? माइनस में होंगे। तो -14 और -13 जुड़ेगा तभी माइनस का 27 आने वाला है। ठीक है, तो इनके साथ जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस का 182 और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x कॉमन मिल जाएगा, तो जब x कॉमन मिलेगा तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 14 और माइनस का 13 कॉमन यहाँ से मिलेगा तो ये बनेगा x माइनस 14। अभी जब आपको पता है माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये x माइनस 14 ये एक सेम है, एक जैसे हैं, होना भी चाहिए तभी ये सवाल गुणनखंड हमारा सही होता है। और दूसरा है x माइनस 13, तो बराबर क्या हो गया बेटा? 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्या इतनी प्यारी सी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इतना होने के बाद अब हमें x के मान निकालने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? यदि x माइनस 14 बराबर 0 है तो x बराबर प्लस का 14 आ जाएगा। एक तो x का मान ये आया। अब दूसरा देखिए, यदि x माइनस 13 बराबर 0 है, इसके बराबर में 0 रखिए, तो x बराबर प्लस का 13 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर x के 2 मान आ रहे हैं, एक तो x का 13 मान आ रहा है और दूसरा x का मान बेटा क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। तो अगर आप x का मान यहाँ पर 13 रखेंगे तो पहली संख्या 13 हो जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं? तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि वो 2 संख्याएं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे अतः 2 संख्याएं 13 व 14 हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल हो गया। आप अगर यहाँ पर इसका जांच करना चाहें तो कर सकते हैं। 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा और 13 और 14 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 182 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। आप करते हैं सवाल नंबर 4। तो अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो? 365 हो। आप सबसे पहले हम पूर्णांक की बात करते हैं, तो पूर्णांक आप जानते हैं कि पूर्णांक हमारे माइनस इन्फिनाइट से शुरू होकर प्लस इन्फिनाइट तक जाते हैं। अगर हम इनको एक नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो ये बिंदु इसका 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 और इधर ये माइनस अनंत तक जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बेटा? माइनस प्लस अनंत तक जाएगा। इधर जब हम जाएंगे तो ये इधर भी बेटा क्या? माइनस अनंत तक जाएगा, तो -4 -3 -2 और -1। तो यहाँ पर 2 तरीके के पूर्णांक आपको दिखते हैं। एक तो इस तरफ हम देखेंगे तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है और इस तरफ देखेंगे तो धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हमारे क्या हो जाएंगे? इस तरह से 1 2 3 ये हमारे बेटा क्या होंगे? धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अगर एक धनात्मक पूर्णांक है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक प्राप्त करने के लिए आपको 1 ऐड करना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1 है, तो दूसरा क्या होगा बेटा? 2 होगा। वो कैसे पता चलेगा? जब मैं 1 में 1 को जोड़ूंगा। इसी तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे? माना 2 क्रमागत का मतलब बेटा क्रम से धनात्मक पूर्णांक, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा क्या हो जाएगा? इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा तभी दूसरा मिलेगा, x + 1 है। ये हमने यहां पर मान लिया। अब अगर यहां पर हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिनके वर्गों का योग 365 है। किनके वर्गों का योग? जो आपके 2 धनात्मक पूर्णांक है इनका वर्ग करिए आप। तो इनका हम वर्ग कर दे रहे हैं।
हमने इनका वर्ग कर दिया। वर्गों का योग मतलब इनके बीच में जोड़ का निशान लगाना है, तो वर्गों का योग हो गया। कितना दिया है? 365 आपको दिया गया। सिंपल सी बात, हमने यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम थी उसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, प्लस 2ab, 2ab मतलब 2x, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 और ये x बराबर में आपको दिया गया 365। ये समान जाति के हैं, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो जुड़ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस ये आपका, इसके बाद हम 2x को लिखेंगे और यहाँ पर ये प्लस 1 है और ये माइनस का बेटा कितना आ जाएगा? 365 बराबर 0। क्लियर है? अभी करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये 2x स्क्वायर है प्लस का 2x है और ये माइनस का बेटा कितना बचेगा? 364 बराबर 0। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और इसके अंदर भी 2 है, तो 2 कॉमन मिल जाएगा। तो जब 2 कॉमन मिलेगा तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 एक अन्नम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। ये तो पिछले जैसा ही गुणनखंड यहाँ पर बन गया है। अब ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 और ये 2 इसके बटे में जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वो दो संख्याएं अभी हमको पता है, हमने आपको बताया भी था, इससे पहले ही हमने जस्ट सवाल लगाया है। आप बॉक्स बनाइए और गुणा कराने पे आपको लाना है माइनस का 182। सबसे बड़ी बात क्या है? माइनस का 182 लाना है यहाँ पर। और आपको जोड़ो या फिर आप घटाओ, आपको बेटा कितना लाना है? आपको प्लस का 1 लाना है। तो वो दो संख्याएं अभी हमने ज्ञात किया था, 14 है और बेटा क्या है? 13 है। लेकिन यहाँ पर माइनस चाहिए, माइनस जब होता है तो एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, ये बात तय है। अब यहाँ पर हमें +1 चाहिए, यानी बड़ी के आगे प्लस होगा, छोटी के आगे माइनस होगा, इस तरह से। अब इनके लिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस x को इसके साथ लिखेंगे 14x, इस x को इसके साथ लिखेंगे 13x और फिर माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ से x को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 14 माइनस का 13 और यहाँ पर x प्लस 14। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं कहीं पर तो अंदर का साइन बदल जाता है, ये बात हमने आपको बताई। तो इस तरीके से ये वैल्यू सेम हो गई, तो x प्लस 14 हो गया और दूसरा बेटा है x माइनस 13 बराबर 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बेटा क्या कर लिए हैं? गुणनखंड कर लिए हैं। अब गुणनखंड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसके मूल ज्ञात कर लेंगे और हमें वो दो क्रमागत संख्याएं भी मिल जाएंगी, धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसके बराबर में एक बार 0 रखना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस का 14। तो कभी भी हमसे कहा गया है धनात्मक पूर्णांक और यहाँ पर ये जो x की वैल्यू आ रही है ऋणात्मक, मतलब ये वाला, तो आंसर हमारे पास हो नहीं सकता। तो दूसरा देखते हैं, यदि x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 13। तो ये वाली वैल्यू हमारे लिए सही हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक तो 13 होगा और दूसरा क्या है? या मान ली x की वैल्यू कितनी है? 13, तो दूसरा 13 में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 व 14 है। अब इसके आंसर को भी चेक कर लीजिए। 13 का वर्ग करोगे तो बेटा आता है 169, 14 का वर्ग करोगे तो आता है 196, जोड़ोगे 9 6 15, 9 6 15 1 16, 2 1 3, तो देखो 365 आ रहा। इनके वर्गों का योग भी कितना रहा? 365 आ रहा। इसका मतलब हमारी ये जो दो संख्याएं हैं, यही हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 भी कर लिया। अब हम लोग बेटा बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.2 का, और अच्छा क्वेश्चन है। बचपन से ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़ते आए हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में आप बचपन से पढ़ते चले आए।
समकोण त्रिभुज क्या होता है, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण बेटा कितना हो, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जो अन्य दो भुजाएं होती हैं वो लंब और आधार कहलाती हैं। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि कहा गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, समकोण त्रिभुज बनाइए। ये यहाँ पर हमने एक बेटा समकोण त्रिभुज बनाया, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसका ये वाला कोण 90 डिग्री है। हमेशा एक बात याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है उसी को बेटा कर्ण कहा जाता है, यानी जो भुजा होती है उसको क्या कहा जाता है, कर्ण। अगर ये कर्ण है तो अगर इसको थीटा मानोगे तो इसको आप लंब मान लोगे, अगर ये लंब है तो बेटा ये वाली क्या हो जाएगी, आधार। तो ये तीनों भुजाएं होती हैं, कर्ण भी होता है, लंब भी होता है और आधार भी होता है। क्या इतनी प्यारी सी बात आपको समझ में आ गई? कर्ण भी होता है, लंब भी होता है और बेटा आधार भी होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब होता है लंब, यही तो त्रिभुज की ऊंचाई है, तो ऊंचाई का मतलब लंब, इसके आधार से 7 कम है। तो अगर मान लीजिए हमने आधार को x माना है तो ये लंब कितना हो जाएगा, x - 7 होगा। क्यों? क्योंकि लंबाई जो है वो आधार से 7 कम है, इसलिए 7 इससे हमने घटा दिया। और यहाँ पर जो कर्ण की वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर दी गई है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 13 सेंटीमीटर दी गई है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम आगे बात करें। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या पता चला, तो यहाँ पे लिखेंगे, हल में आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर तथा ऊंचाई x - 7 सेंटीमीटर है। अब यहां पर देखिए एक बहुत बढ़िया थ्योरम काम करती है समकोण त्रिभुज पर, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण आपको सवाल में 13 सेंटीमीटर दिया गया है तो कर्ण की वैल्यू आप 13 लिख लीजिए। आधार आपने x माना है तो आधार x² हो जाएगा। लंबाई मतलब लंब, तो लंबाई आपने कितनी मानी है, x - 7 सेंटीमीटर मानी, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 169 बनेगा। 13 का वर्क करना भी हमने एक वीडियो बना के रखा, तो आप देखिएगा कैसे स्क्वायर निकालते हैं बहुत कम समय में। यहाँ पर ये x² हो जाएगा और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगे, तो बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। देखिए कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर करिए पहले, x का स्क्वायर, फिर प्लस इसका स्क्वायर करिए 7 का स्क्वायर तो 49, फिर माइनस का निशान है माइनस, 2 सत्ते 14 और 14 से x का मल्टीप्लाई तो 14x हो जाएगा। ठीक है। अब इस 1 को इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x² जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x²। माइनस का फिर लिखो 14x, द्विघात समीकरण के रूप में लिख रहा हूँ, और प्लस का बेटा इधर कितना दिया 49, और इसको इधर हमने ट्रांसफर किया है तो माइनस का कितना हो जाएगा 169, और बराबर इधर क्या बचेगा 0। ये 2x² है, माइनस का 14x है, और इससे 149 को 169 से घटाइए तो माइनस का 120 बनने वाला है ना। 120 में 49 जोड़ोगे तो आई थिंक हाँ 169 हो जाएगा, सही है। यहाँ से देखिए 2 सब जगह, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x² माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर 0। ये वैल्यू इधर जाएगी 0 हो जाएगी, तो समीकरण क्या बनेगा, x² माइनस का 7x और माइनस का 60 और बराबर में इधर बेटा क्या बचा 0। अब यहीं पर आपको एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाएंगे उसमें क्या लिखना है कि गुणा करने पे आपको बेटा कितना चाहिए, माइनस का 60। आप जोड़िए या घटाइए
और आपको चाहिए -7। ऐसी दो संख्याएं आपको यहाँ पर चुननी है कि जिनका आप जोड़ो या घटाओ तो 7 आए, और जिनका बेटा गुणा कराओगे तो कितना मिलना चाहिए, गुणा कराने पे आपको 60 मिलना चाहिए। तो वो दो संख्या कौन कौन से हो सकते हैं, जरा सोचो। 60 का गुणनखंड करेंगे तो 12 पंजे 60, हाँ 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी 12 और वो दो संख्याएं कौन हो जाएंगी, 5, 12 और 5, 12 पंजे 60, और 12 में से अगर 7, यहाँ पे देखो माइनस, दोनों का साइन सेम होगा, यहाँ पे माइनस तो दोनों के आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो वो दो संख्याएं क्या हो, कौन सी हैं, -12 और -5 हैं, कि जिनका गलती हो रही है, यहाँ पर गलती ये हो रही है कि हमको यहाँ पे -60 चाहिए और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, तो अलग अलग चिन्ह होंगे, माइनस है तो अलग अलग चिन्ह, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। यहाँ पे माइनस चाहिए इसलिए बड़ा वाला नंबर माइनस में और छोटा वाला प्लस में कर देंगे। तो -12 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 पंजे 60। तो फुलफिल कंडीशन हो रही है, ठीक है। तो कंडीशन को हमने फुलफिल यहाँ पर समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो ये x² हो जाएगा, माइनस इसके साथ क्या लिखना है, 12x, माइनस प्लस का 5x, और ये माइनस का 60 पहले से, तो माइनस का 60 बराबर में 0। यहाँ से x आप कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ पर 12 आ जाएगा, और प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर इनको हम एक पास बुलाएंगे तो x माइनस 12, और ये जो बचा है ये x प्लस 5, यहाँ से हमने एक कॉमन ले लिया और ये जो बचा इसको लिख दिया, ठीक है। अब इस तरह से काम करना है हमको। यदि x माइनस 12 बराबर 0 है तो बेटा क्या हो जाएगा, x बराबर 12, x का मान कितना आ गया, 12। इसी तरह से यदि हम मान लेते हैं कि x प्लस 5 बराबर 0 है, तो ज़रा सोचो x बराबर माइनस का 5 आने वाला है, और कभी भी आप जानते हैं किसी भुजा की लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा ये वाला आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12। तो अब लिखेंगे अतः, क्या माना है, त्रिभुज का आधार, अतः समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बेटा कितनी हो जाएगी, देखो 12 में से 7 घटा दोगे तो यहाँ 12 रखोगे, 12 में से 7 घटाओगे तो कितनी मिलेगी, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपको आंसर इस तरीके से करना है, ठीक है। समझ में आया, अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप हम लोग कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको इस तरह से हमने क्वेश्चन यहाँ पे समझा दिया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा हट के है, इसको पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा। आप पहले इसको समझ लीजिए। कुटीर उद्योग एक उद्योग है, वहाँ पर काम हो रहा है, काम हो रहा था वहाँ पर, मान लीजिए क्या, किस काम, कौन सा काम हो रहा है, बर्तनों का निर्माण किया जाता है, बर्तन बनाए जाते हैं। तो वहाँ का जो एक मालिक था, उसने एक दिन सोचा, या मैं हूँ मालिक वहाँ का, मैं सोचता हूँ एक दिन कि इस उद्योग में एक दिन मैंने ये देखा कि मान लीजिए 6 बर्तन बने। कितने बर्तन बने, 6 बर्तन बने। और मैंने देखा कि जो नग का निर्माण हो रहा है, तो नग की निर्माण लागत मैंने जो देखी, मैंने चेक किया, मैंने पाया कि जो नग की निर्माण लागत थी वो इसके 2 गुने से 3 अधिक थी। कितनी थी, 2 गुने से 3 अधिक थी। तो इसका 2 गुना करोगे तो 12, 3 अधिक करोगे तो 15। तो नग की कीमत कितनी रही, 15 रुपए रही। ध्यान से सुनिएगा। अब सोचिए जरा, बताइए उस दिन का टोटल जो खर्चा आया वो कितना आया। तो उस दिन का जो टोटल खर्चा आया है, इन्होंने बता रखा है कितना आया है, 90 रुपए थी। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, जो बर्तनों की संख्या है और जो नग की कीमत है, उनका कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कराना होगा। क्या कराना होगा, मल्टीप्लाई कराना होगा, तब उस दिन की हमें क्या मिलेगी, लागत मिल जाती है। ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन को अगर मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर भगाऊंगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी। सीधा सा ये मतलब समझ लीजिए कि कुछ बर्तन का निर्माण हो रहा है और
और जो एक प्रत्येक नग की जो कीमत है, जो लागत है, एक नग को बनाने में जो लागत आ रही है, वो निर्माण किए गए बर्तनों के 2 गुने से 3 अधिक है। तो अगर मान लीजिए मैंने 6 बर्तन बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका 2 गुने से 3 अधिक, यानी जो नग की कीमत है कितनी है, 15 रुपए है। तो उस दिन जो ओवरऑल खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 छका 90 रुपए आ रहा है, ये यहाँ पर बताया गया। तो इसको कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा इस पर हम लोग क्या लिखोगे, माना निर्माण, माना उस दिन लिख लो, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या हमने यहां पर x 6 माना था, तो अभी तो हमें पहले से ज्ञात है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि कितने बर्तन बन रहे हैं बेटा, x बर्तन बन रहे हैं। तो उस दिन कितने बर्तन बन रहे हैं बेटा, x बर्तन बन रहे हैं। तथा उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो लागत कितनी थी, इसके 2 गुने से, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 गुने से कितनी थी, 3 अधिक थी। यहां पर आप आगे इसके रुपए लिख लीजिए, इतने रुपए इसके निर्माण लागत आ रही थी। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी उस दिन की कुल लागत, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस दिन की कुल लागत, तो वो बेटा कितनी थी, 90 रुपए थी। उस दिन की कुल लागत कितनी थी, 90 रुपए थी। तो उस दिन की कुल लागत मुझे निकालनी, तो इन दोनों का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कराना होगा, मतलब x 2x + 3 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 90। इससे इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्वेश्चन खत्म। 2x² प्लस का 3x बराबर में 90, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, आप 2 चीजों को मान लोगे, क्योंकि यहां पर आपको ये नहीं समझ में आएगा क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है। तो याद रखना, क्योंकि उस दिन की लागत हमें दे दिया है और दोनों काम उसी दिन हो रहे, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वही हमारी क्या होगी, लागत आ जाएगी। ठीक है, इनके गुणनखंड करिए, यहाँ पे कुछ कॉमन में ही मिल रहा है, तो इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक बॉक्स बना लीजिए। पहले आपका काम यही है, बॉक्स बनाइए। बॉक्स बनाइए, यहाँ पे माइनस है तो 90 दूना 180, तो गुणा कराने पर आपको माइनस का 180 मिलना चाहिए। जोड़ो या फिर बेटा घटाओ, आपको कितना मिलना चाहिए मेरे बच्चे, प्लस का 3 मिलना चाहिए। ठीक है, अब ऐसी 2 संख्याएं आपको चुननी होंगी कि जिनका गुणा कराओ तो 180 आए, और जोड़ो और घटाओ तो बेटा कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो 180 के आप फैक्टर कर लीजिए। पहले आप इसको 2 से काटेंगे 90 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 45 आएगा, 3 से काटेंगे 3 का 9 3 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, और फिर 5 से काटेंगे तो 1। इनको 2 भागों में बांट दीजिए आप। देखो 5 3 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 और 12 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 15 और 12। 15 में से 3 घटा दोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 15 में से 12 घटाओगे तो 3 मिलेगा। अब यहाँ पर माइनस है, तो यानी 1 प्लस में 1 माइनस में, तो यहाँ प्लस है तो बड़े को प्लस दे दो, छोटे को माइनस दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 2x² प्लस इसके साथ x को लिखना है 15x, फिर इसके साथ x को लिखना है माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो अंदर क्या बचेगा, 2x + 15, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन लोगे, कितना, माइनस का बेटा कितना कॉमन लोगे, 12 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पर आपके पास 12 कॉमन मिलेगा नहीं, तो क्योंकि 90 में 12 आता नहीं है, तो 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लोगे तो 6 दूनी 12, और ये x माइनस 6 का 9 6, 3 बचा 30 हुआ, 6 पंजे 30 बराबर 0। जब तक ये चीज बराबर नहीं होगी आपका सवाल गलत हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो,
ये दोनों सेम है तो इनको एक बार लिख लेंगे। गुणनखंड करना आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। 2x + 15 हो गया। बचा हमारे पास क्या, x - 6 बचा है, तो यहाँ पर x - 6 = 0। अब ये गुणनखंड कर लिए। अब हम लिखेंगे यदि 2x + 15 = 0 होगा तो 2x = -15 और x = -15/2। तो ये वाला x का मान हो नहीं सकता क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए x का मान ये वाला नहीं होगा। इससे क्या x का मान निकलेगा, चेक कर लेते हैं। यदि x - 6 = 0 है तो x बराबर बेटा क्या हो जाएगा, +6। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें एक बात पता चल गई कि उस दिन बर्तनों का निर्माण कितना हो रहा है, 6 बर्तन बन रहे। जितना मैंने सोचा था उतना ही बर्तन यहाँ पर बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, अतः बर्तनों की संख्या 6 है तथा प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत बेटा कितनी हो जाएगी, अगर हम 6 को यहां पे रखेंगे तो 6 दूना 12 3 15 रुपए 15 है। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सवाल हो सकता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत आए, पर जिस हिसाब से हमने आपको बताया है आप उसी हिसाब से करिएगा। पहले आपको क्या करना है, बर्तनों की संख्या को मान लेना है और उस दिन प्रत्येक नग के निर्माण लागत निकाल लेना और इन दोनों का गुणनफल यानी वही आपका कुल लागत हो जाएगी। तो उसके बराबर में 90 रख करके उस दिन की कुल लागत बराबर 90, इस तरीके से आपको यहाँ पर हल कर लेना है। तो ये एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पर बेटा समाप्त होती है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.3 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसा कि प्रत्येक दिन कभी किसी दिन मिस हो जाए तो अलग चीज़ है, वरना हर दिन आपको दोपहर 2 बजे गणित का वीडियो, दोपहर के 2 बजे आपको मैथ का वीडियो मिल जाएगा। कोशिश हमारी पूरी यही रहेगी कि हर रोज़ आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि वीडियो बनाने में बेटा क्या लगता है, समय लगता है। तो हो सकता है बाई चांस किसी दिन ना हो, लेकिन आपको वीडियो मिल जाएगा। और साइंस का वीडियो सुबह 10 बजे आपको डेली मिलेगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।